Sangmala Jule, good morning. Welcome to the University of Ladakh podcast. Today we have Professor Saket Kushwaha, Honorable Vice Chancellor, University of Ladakh. हम सर से ये जानना चाहेंगे सर रिसर्च के बारे में, यूनिवर्सिटी में रिसर्च का क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या पीएचडी प्रोग्राम्स कौन कौन से डिपार्टमेंट में चल रहा है। तो सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे पीएचडी इनरोलमेंट और पीएचडी प्रोग्राम के बारे में। आज की डेट में कौन से कैंपस में और कितने डिपार्टमेंट से पीएचडी चल रहा है और कितने रिसर्च स्कॉलर आज की डेट में इनरोल हुआ है सर? नमस्ते जुले, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू प्रोफेसर जुल्दन, थैंक यू वेरी मच। आपने पूछा कि कितने कैंपसेस में, तो आप जानते हैं कि अपने हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के 4 कैंपस हैं। 2 कैंपस लेह डिस्ट्रिक्ट में हैं और 2 कारगिल डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो इन चारों कैंपस में हम पीएचडी प्रोग्राम चला रहे हैं और हमारे जिनके साथ एमओयू है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे सुवा रिक्पा हो गया, जीबी पंत लेह ब्रांच हो गया, दिहार हो गया, तो इनके साथ भी हम प्रोग्राम्स चलाते हैं। ये इनके साथ एमओयू है और पहले से भी ये अप्रूवल था कि इनके साथ हम पीएचडी प्रोग्राम चलाएंगे। तो अगर देखा जाए तो चारों कैंपस में चला रहे हैं और 3 ये जो हमने आपको बताएं हमारे कोलैबोरेटर्स इनके साथ चला रहे हैं। और अगर देखा जाए कि कितने डिपार्टमेंट्स में चला रहे हैं या सेंटर्स में चला रहे हैं, तो ये संख्या होती है 18 की, 18 की। और जहाँ तक इस बार वो तो ये प्रोग्राम आपने पहले से ही चलाया है पीएचडी का, और पहले साथ 8 या 9 विद्यार्थी हुआ करते थे और उसमें से ज़्यादातर विद्यार्थी मुझे लगता है कि 6 या 5 आपके ही थे और उनमें से ज़्यादातर ग्रेजुएट हो गए। तो हमारे पास पहले 8 या 9 की संख्या में पीएचडी स्कॉलर हुआ करते थे। आज की डेट में हमारे पास 33 सुपरवाइज़र हैं, 33 सुपरवाइज़र्स हैं, जो कि पूरे लद्दाख में चारों ये जो हमारे जितने कॉलेज हैं वहाँ फैले हुए हैं और ये चारों जो हमारे कैंपसेस हैं उसमें फैले हुए हैं। आपको याद होगा कि हम लोगों ने एनईपी 2020 के प्रोविजंस को जब फुली लागू किया हुआ है, तो पहले से भी ये चर्चा हो रही थी कि 3 साल का हम प्रोग्राम चलाएंगे एनईपी का। हमने पूरी तरीके से एनईपी को अडॉप्ट कर लिया है। मुश्किल ये हो रही थी, जो हम लोगों ने हम सभी ने मिलके इसको रिजॉल्व किया, कि हमने कॉलेज में रिसर्च सेंटर्स आइडेंटिफाई किए हैं और वहाँ पे 2 पीएचडी होल्डर टीचर्स होने चाहिए। ये नियम है एनईपी में, यूजीसी का भी यही नियम है। फिर वहाँ पे और मैं आपको बताऊं कि अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज, चाहे वो हमारा सांकू कैंपस ही क्यों ना हो, वो जो एक सेंटर के रूप में हम चलाते हैं, इन सारे जगहों पे पोटेंशियल पूरा है, पूरे तरीके से ये लोग सक्षम सेंटर या कॉलेज हैं जहाँ पे हम रिसर्च सेंटर चला सकते हैं। हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स भी हैं और उनके मन में अच्छा काम करने की भावना भी है। तो इस यूटी लद्दाख के रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए जो हम लोगों ने स्टार्ट किया सेंटर रिकॉग्निशन का काम, उस समय मुझे याद है डॉक्टर दावा हुआ करते थे, डीन एंड डायरेक्टर, वो जो डॉक्टर दावा, और अभी तो मोटूब साहब ही हैं। तो वहाँ पे उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से हमने ऑलमोस्ट सब जगहों पे कोई ना कोई सेंटर रिकॉग्नाइज किया है, यानी कि आज की डेट में हम कैपेबल हैं कि 4th ईयर जो हमारा एनईपी का है यूजी प्रोग्राम के लिए, वो हम चला सकते हैं। तो 4th ईयर की में जाने की कंडीशन ये है कि एक मिनिमम सीजीपीए होना चाहिए। बच्चा 4th में 2 सेमेस्टर कर सकता है 4th ईयर में, या तो वो जैसे नॉर्मल थ्योरी पढ़ता है वैसा पढ़ सकता है, या वो रिसर्च कंपोनेंट को परस्यू कर सकता है। दैट इज़ वाई वी हैव रिकॉग्नाइज्ड द सेंटर्स। तो वो एक डिजर्टेशन करेगा, उसकी हम अभी रूपरेखा तय कर रहे हैं कि रिसर्च टॉपिक कैसे सेलेक्ट होगा, क्योंकि अभी मेरे पास 1 साल का ब्रीदिंग स्पेस है। वो बच्चे 4th ईयर में 1 साल बाद आएंगे, तो उनके लिए कैसे प्रोजेक्ट बनाएगा, कैसा बच्चा कैसे सेलेक्ट करेगा, टीचर्स कैसे मीटिंग करेंगे, और वहाँ जो लैब अवेलेबल हैं वहाँ पे कैसे वो रिसर्च करेगा और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कैसे करेगा। ये डॉक्यूमेंट जो रिसर्च का प्रोड्यूस होगा, ये रिसर्च डॉक्यूमेंट पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ यूजी डिग्री होगा और उसको हम डिजर्टेशन के रूप में देखेंगे। इसके बाद बच्चा चाहे तो मास्टर्स डिग्री में जो 4th ईयर करके आएगा, मास्टर्स डिग्री के 3rd सेमेस्टर में एडमिशन लेगा। उसकी हम लोगों ने रूपरेखा तय कर दी है। उसकी डॉक्यूमेंट्स हम निकाल देंगे बच्चों को जानकारी के लिए, पेरेंट्स की जानकारी के लिए, और लार्जर
लद्दाख के लोग इसके बारे में जानें। तो ये आप सब बधाई के पात्र हैं कि आपने एनईपी को पूरी तरीके से लागू कर दिया और 4th ईयर के प्रोविजंस को हमने लागू कर लिया। तो एक ये कंपोनेंट हो गया यूजी रिसर्च के लिए। अब आते हैं कि मास्टर्स डिग्री में भी रिसर्च होगी। तो वो जो यूजी का बच्चा जो रिसर्च कंपोनेंट करके आएगा वो मास्टर्स डिग्री के 3rd सेमेस्टर में एडमिशन लेगा। तो उसका भी प्रोविज़न हम लोगों ने कर लिया है और उसको हम लोगों ने अपनी लैब्स में उसका डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर लेंगे कि बच्चा जब आएगा तो उसमें एक सेमेस्टर थ्योरी पढ़ेगा और एक डिसर्टेशन का सेमेस्टर करेगा, एक रिसर्च वर्क लेगा, छोटा सा रिसर्च वर्क लेगा, जिससे उसको यूजी का किया हुआ रिसर्च और इसको मिला के एक बड़ा पेपर तैयार हो सके। तो एक तो ये हम कर लेंगे। अब आते हैं कि हम लोगों ने जो रिकॉग्नाइज़ किया है सुपरवाइज़र्स, ये हमारे तीनों सेंटर से हैं, सोआ रिगपा, जीबी पंत ले ब्रांच, दिहार और हमारे सारे कॉलेज और चारों कैंपस से मिला के 33। और ये प्रक्रिया जो है ये चालू रहेगी आने वाले साल में। मुझे लगता है कि सेशन के लिए, आने वाले सेशन के लिए जनवरी या फरवरी में हम लोग नए सिरे से सुपरवाइज़र का रिकॉग्निशन करेंगे जिनके पास 2 पब्लिकेशन है, हमारे परमानेंट स्टाफ हैं, यूजीसी का जो नियम है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे 2 एग्रीकल्चर के कैंपस हैं उसमें हम आईसीआर का सिलेबस हमने लागू किया है। 6th डीन कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से वहाँ बच्चों की पढ़ाई हो रही है, यानी कि वहाँ यूजी हमेशा से 4 साल ही रहा है। वो एनईपी आने से पहले ही वो 4 साल का प्रोग्राम था। वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीआर का वो एक कंपोनेंट है। आगे आने वाले 3-4 सालों में जब हमारा ये पहला बैच निकल जाएगा, 2 बैच निकलने चाहिए। जब 2 बैच निकल जाएंगे यूजी के तो हम उसको आईसीआर में रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई करेंगे। आईसीआर जब रिकॉग्नाइज करेगा तो उसके 2-3 फ़ायदे होते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि उसके बाद आईसीआर हमें कुछ ग्रांट देगा। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जिक्र करूं, जहां से मैं आता हूं, वहां पे करीब 5 करोड़ रुपया सालाना ग्रांट आईसीआर से आती है। लेकिन हमारे उस इंस्टीट्यूट में तकरीबन 180-200 टीचर्स हैं, जिसमें अकेले 100 प्रोफेसर ही हैं। इनकी सैलरी आईसीआर से नहीं आती, इनकी सैलरी यूजीसी के नियम के तहत बीएचयू देती है। इसी तरीके से हम अपने लोगों को यूटी गवर्नमेंट से जो ग्रांट आती है उससे सैलरी देंगे, जो कि यूजीसी के नियम के तहत है, लेकिन रिकॉग्निशन हम आईसीआर से भी लेंगे। ये हम लोग करेंगे जिससे वो उस बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। और आज की डेट में मैं बताना चाहूँगा कि ये नियम के हिसाब से ये बच्चे पूरे भारतवर्ष में आईसीआर इंस्टीट्यूट में कहीं भी अपनी मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं, कहीं भी पीएचडी कर सकते हैं और कहीं भी नौकरी पा सकते हैं। तो इसलिए एक तो ये बात हो जाएगी। कभी कभी लोग पूछते हैं कि साहब आईसीआर का रिकॉग्निशन कब मिलेगा। आईसीआर का रिकॉग्निशन 4th ईयर डिग्री प्रोग्राम के 2 साल 2 बैच निकलने के बाद अप्लाई करने की प्रोविज़न है, नियम कहता है। तो यह है। दूसरी बात, हम यूजीसी के नियमों के तहत ऑटोनॉमस हैं। यूनिवर्सिटी को जैसे अभी चर्चा अभी मैं करूंगा आपसे बीसीए के लिए, तो वो एक चर्चा करूंगा, तो आप उस पर ध्यान रखेंगे कि आप हमसे सवाल पूछ लेंगे। तो ये रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी का के लिए बहुत ज़रूरत नहीं है बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन एनसीटी से लेनी पड़ती है, एआईसीटी से लेनी पड़ती है और एनएमसी से और बार काउंसिल से। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि बच्चे का इन दोनों एग्रीकल्चर के कैंपस में जो सिलेबस होगा पीएचडी स्कॉलर्स के लिए, वो हमारा आईसीआर नियम के तहत होगा। यानी कि बच्चा 4 सेमेस्टर 2 साल तक वो कोर्स वर्क करेगा, उसका एक प्रोविज़न बना हुआ है। जबकि हमारे नॉर्मल यूजीसी के नियम के हिसाब से हम 1 सेमेस्टर ही कोर्स वर्क करते हैं। वहाँ बच्चा जो करता है वो उसकी पीएचडी का क्रेडिट आवर 100 है पीएचडी के लिए, और मास्टर्स के लिए 75 या 80 है। तो उस नियम से करेंगे जिससे वो बच्चा सब जगह क्वालिफाइड रहे नौकरी पाने के लिए। यूजीसी के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट में, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ में, अदर रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, एज वेल एज आईसीआर गवर्नड इंस्टीट्यूशंस में। तो ये हम अच्छा काम करेंगे। फिर मैं आपको बताऊं कि ये अगर शायद आपके मन में सवाल होगा सर, तो सर आई थिंक इट्स वेरी हाईली अप्रिशिएबल 3 सुपरवाइज़र से लेके 33 सुपरवाइज़र जी, 6 स्टूडेंट्स से लेके 69 आपकी लीडरशिप में, दैट्स दी हाईली अप्रिशिएबल। नहीं, ये लीडरशिप तो आप लोगों की है। मैं बताऊं, वाइस चांसलर आते जाते रहते हैं, उनका 3 साल या 5 साल का टर्म होता है, वो आते जाते रहते हैं। जो जिम्मेदारी का बोझ नहीं कहूँगा, जिम्मेदारी की जो पालकी है ना,
आपने सुना होगा गांव में पहले विवाह में पालकी चलती थी, तो इस पालकी का बोझ आपके कंधों पे है, यहाँ के सारे टीचर्स के ऊपर है और यहाँ के सभी नागरिकों के ऊपर है। हम एक दिशा दिखाने का काम कर सकते हैं, बट क्रेडिट गोज टू द एनर्जी ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख टीचर्स एंड द सिटीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर यूटी, ये है। तो साथ ही साथ सर इतने स्टूडेंट्स आए हुए हैं तो इसमें से काफ़ी नॉन फेलोशिप भी होंगे, तो कोई यूनिवर्सिटी के फेलोशिप के बारे में सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं सर? मैं प्रोफेसर जोल्दन, मैं आपको बताऊं कि आप जानते हैं कि तकरीबन 50% लोगों इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं। यस, चाहे वो हमारे टीचर हों, चाहे वो बाहर के नौकरी पेशा करने वाले लोग हों, तो ये 50% यानी कि अगर 69 या 70 मानते हैं तो 35-40 तो ये बाहर चले जाएंगे। अब हमारे पास करीब 10, 12, 15 की संख्या ऐसी भी होगी जिनके पास यूजीसी नियम के हिसाब से जेआरएफ भी है, तो वो हो जाएंगे। बाकी जो विद्यार्थी बचेंगे, मेरे मन में तो ये भाव है कि जो 100% सभी डिपार्टमेंट में लेने वाले 100% विद्यार्थी जिनके पास कोई फेलोशिप नहीं है और वो इन सर्विस कैंडिडेट नहीं है, उनको फेलोशिप हम देंगे 8,500 रुपया पर मंथ। ये नॉन नेट फेलोशिप बोलते हैं। उनके पास नेट हो सकती है लेकिन वो जेआरएफ वाली नेट नहीं है, वो नॉर्मल नेट है, तो उनको नॉन नेट फेलोशिप 8,500 की ये पूरे भारतवर्ष में प्रिविलेंट है, ये सबको मिलती है। और इसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक कंपोनेंट बना के सीधे डिमांड करती है, हम अपने यहाँ जो यूटी गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है उसमें इसको इम्बेड करेंगे, उसमें उसको इस जो हमारा फैब्रिक है उसमें इसको इम्बेड कर देंगे। एक तो ये हो गया। साथ ही बच्चे को 10,000 की साल की कंटिजेंसी मिलती है, जिसमें मैंने ये कहा कि आप लोग बैठ के चर्चा करिए, 5,000 रुपए कंटिजेंसी को आप लैब में मर्ज करिए, जिससे हम केमिकल वगैरह प्रोवाइड कर सके, अगर 100% ना भी कर सकें तो थोड़ा बहुत कर सकें, तो ये कर लेंगे। 5,000 रुपए उस बच्चे को दे दिए जाएंगे जिससे वो किताब, थोड़ा सा स्टेशनरी खरीद ले। और हमारा प्रयास ये होगा कि यूटी गवर्नमेंट से कुछ मदद और मिले, जिससे बच्चे अगर बाहर जाके डेटा कलेक्शन, लाइब्रेरी कंसल्टेशन करना चाहें तो उसमें उनको सहूलियत हो। ये करना पड़ेगा, ये मेरे मन में भी एक ख्याल चल रहा है, लेकिन इसको कैसे करेंगे अभी इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। बच्चों को ज़्यादातर लैब वर्क हम ये सुवारिकपा जीबी पंत का जो लैब है वहाँ पे, बिहार की लैब जो है, और हमारे यहाँ जो स्टेट ऑफ आर्ट लैब हैं, आप तो यहीं के हैं और आप यहीं पे सारे काम को देख रहे हैं, तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अपने यूटी ऑफ लद्दाख के चारों कैंपसेस में स्टेट ऑफ आर्ट लैब फैसिलिटी है। वो तो मैं आपको भी सैल्यूट करूंगा कि आपने अभी पीएम मूसा के लिए जो तकरीबन 19 करोड़ के लिए जो ग्रांट आपकी अप्रूव्ड है, उसमें से आपने प्रयास करके बहुत सारे इक्विपमेंट को खरीदवा भी दिया है। तो हमारे पास हम ये करने का प्रयास करेंगे कि इन फिलिंग द ब्लैंक्स को, जैसे हर लैब का एक प्रोविज़न होता है कि कितने इक्विपमेंट होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, तो उन इक्विपमेंट्स को जो मिसिंग गैप है उसको हम वहाँ उन इक्विपमेंट को उससे खरीद देंगे। तो ये फेलोशिप की जो आपने बात कही, और मैं आपको एक बात बता दूं प्रोफेसर जोल्दन साहब कि अगर ये पूरे भारतवर्ष में प्रिविलेंट प्रैक्टिस है कि बच्चा अगर किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है एज ए आरए और उसको आपने एडमिशन दिया है पीएचडी स्कॉलर में, तो उसकी फेलोशिप चालू रहेगी, यानी हायर एंड। हम बच्चे का वेलफेयर देखते हैं, तो उसकी हायर एंड वाली फेलोशिप चालू रहेगी, और वो जो डेटा कलेक्ट करेगा फंडिंग एजेंसी की मदद से हम उसको भी देंगे और इस बच्चे को पीएचडी दे देंगे। तो एक पंथ दो काज हमारे हो जाएंगे। तो ये प्रोविजन हमारा रहेगा जी। तो आपने जो रिसर्च लैब्स के बारे में बताया, तो और रिसर्च फैसिलिटीज़, कुछ बुक्स, ई जर्नल्स के बारे में कुछ जी। तो प्रोफेसर जोल्दन, आप जानते हैं कि हम लोगों ने आप ही की लीडरशिप में वो एमओयू साइन किया था, वो इन्फिनिट से गुजरात में वो है, और ये डेलनेट के साथ ऑलरेडी हमारा एक एमओयू चल रहा है। तो इनके मदद से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन वाली पॉलिसी में जो फ्री का डॉक्यूमेंट हमें मिल सकता है वो ऑनलाइन हमारे यहाँ अवेलेबल रहेगा। ई रिसोर्सेज अभी हम और थोड़ा प्रोक्योर कर लेंगे जहाँ ज़रूरत के हिसाब से। तो इन चारों कैंपसेस में, और मैं बताऊँ आपको, ये जो हमारे कोलैबोरेटर हैं, दे आर वेरी रिच, दे आर वेरी इक्विप्ड पीपल। सुवारिकपा में आपके पास सारी जो लाइब्रेरी में सारे मटेरियल हैं वो भी अवेलेबल है। जीबी पंत के
रिसर्च इंस्टीट्यूशन में ई रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं और ये बिहार में अवेलेबल है। तो मिला जुला के हमारे पास रेफरेंस मटेरियल की कमी नहीं होने वाली है। दूसरा, ये जो डलनेट है इसके पास एक स्पेशल प्रोविज़न है कि आप एक एप्लीकेशन, अगर आपने कोई रेयर बुक कहीं आइडेंटिफाई की है पूरे भारतवर्ष में और वो उनके प्लेटफॉर्म के मेंबर हैं, तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से फिजिकल कॉपी आएगी, आप उसको 3 से 6 महीने रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा मैं बताऊं, आजकल बहुत सारा मटेरियल ई प्लेटफॉर्म पे फ्री अवेलेबल है। तो बच्चा इसके बारे में हम ट्रेनिंग भी कराएंगे सारे रिसर्च स्कॉलर को, लाइब्रेरी कंसल्ट कैसे करते हैं, फ्री ई जर्नल्स को एंड ई रिसर्च को कैसे ऑप्टिमली यूज़ करते हैं, इस सब के बारे में हम वर्कशॉप कराएंगे। और मैं आपको बता दूं कि लाइब्रेरी नेटवर्क के डीजी साहब आए थे, प्रोफेसर एपी सिंह साहब, और उनकी मदद से अभी हम 2 प्रोग्राम करने का प्रयास कर रहे हैं अपने कैंपस में। तो अगर मिला जुला के देखा जाए तो हम भारतवर्ष के किसी इंस्टीट्यूशन से कमतर नहीं है, ये मैं कहना चाहूँगा। सर, साथ ही साथ में जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स या फैकल्टी मेंबर्स आर वेरी यंग, तो कोई रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के बारे में यूनिवर्सिटी का क्या मतलब कुछ हो रहा है सर इस पे? प्रोफेसर जलधर, आपके सवाल के लिए मैं तो आप ही को धन्यवाद दूंगा। आपने मेरे ज्वाइनिंग से पहले ही बहुत सारे प्रोग्राम आईसीआर की मदद से तकरीबन 4 या 5 कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम चला रखे हैं, और इस बीच आपको जो प्रोजेक्ट मिला है वहाँ भी कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाएंगे। और आप जानते हैं कि आने वाले शायद 15-20 दिनों में आपने एक प्रपोजल दिया था कि मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से, तो लोग हैंड होल्डिंग के लिए भी तैयार हैं। लद्दाख की तरफ लोग एक आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं, और पूरा देश लद्दाख के साथ जुड़ के देश के डेवलपमेंट के लिए इन पर्टिकुलर और पूरे दुनिया भर की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहता है। तो ये जो सिस्टम है, जो हम लोगों ने सोचा है कि कैसे लैब का इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम लोग मिलजुल के आगे बढ़ा लेंगे, और ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है इसको और रिगरस तरीके से हम करने का प्रयास करेंगे। राइट। एक और कंपोनेंट रहता है सर रिसर्च प्रोग्राम इज रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो यूनिवर्सिटी को आज की डेट में कितने प्रोजेक्ट्स है और कितने पैसे का प्रोजेक्ट्स है? सुना है बहुत 50 करोड़ या कुछ। जी, तो अभी तो मुझे लगता है कि 13-14 करोड़ का तो आप ही के पास होगा, और डॉक्टर रफ़ी के पास मैती का प्रोजेक्ट चल रहा है, और ये हमारा नीति आयोग का प्रोजेक्ट चल रहा है, और भी फंडिंग एजेंसी से हमारे पास ये जो प्रोफेसर शर्मा पे लामा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर देखा जाए तो 50 करोड़ से ज़्यादा के ही प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि 25 हमारे पास लद्दाख के ऊर्जावान युवा साथी काम कर रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स में। मुझे लगता है कि शायद 25 में से 1 या 2 बाहर का कोई होगा, अगर होगा तो, लेकिन ज़्यादातर यहीं के बच्चे काम कर रहे हैं। और बच्चों को अब एक ऑप्शन भी मिला है कि वो चीज़ें बदल सकते हैं। अभी उनके पीएचडी एडमिशन की भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उनके कैरियर के प्रोग्रेशन का भी हम ध्यान रख रहे हैं। तो 50 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और ये फंडिंग एजेंसी तकरीबन 12-15 होंगी उसमें। जी। सो सर, आजकल की एज में कोलैबोरेशन और टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी सिलसिले में कोलैबोरेशन यूनिवर्सिटी किसी एमओयू, कितने एमओयू है, किस के साथ है, कुछ आप बोलना चाहेंगे? जी, 50 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन के साथ हमारे एमओयू काम कर रहे हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि 40 के आसपास आपने ही प्रोसेस किए होंगे जब आप डीन एकेडमिक अफेयर हुआ करते थे, लेकिन 10 अभी और पाइपलाइन में हैं, जिसमें हमारे पास इससे नाबार्ड से और भी नई जगहों से हो रहे हैं। हम अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे एमओयू साइन कर रहे हैं, जिससे बच्चों को एक्सपोजर का मौका मिले। दूसरा ये मैं कह रहा था कि अगर आप ध्यान दें तो हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था कि एक कमेटी की मीटिंग कर लेते हैं, और जो 10 या 15% हम कॉर्पस फंड लेते हैं इंस्टीट्यूशन में प्रोजेक्ट चलाने के लिए, उसको यूज़ कैसे करें कैपेसिटी बिल्डिंग में। हम चाहते थे कि जो अध्यापक हैं जिनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, वो कम से कम 1 बार साल में विदेश यात्रा करके अपने एक्सपोजर को और इनरिच करें, और नियम से 1 या 2 जो हमारे स्कॉलर काम कर रहे हैं लद्दाख के बच्चे हैं, उनको भी विदेश की के एक्सपोजर ट्रिप में आप ले जाएं। तो अभी आपने देखा होगा कि श्रीलंका में हमारे 3 या 4 गर्ल्स स्कॉलर्स जो हैं वो गई थी।
तो ये एक चीज़ें देखने की होंगी। जी सर, आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा, व्हाट इज़ योर विजन फॉर द यूनिवर्सिटी ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स रिसर्च के सिलसिले में आप? जी, पहले बात तो मैं बता दूं, जुल्दे साहब, आप भूल गए कि आप ही पीएम ऊषा के मालिक हैं, तो 19 करोड़ तो आप लेकर आ गए यूनिवर्सिटी में। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान वाला जो प्रोग्राम है, और मुझे लगता है कि आपने 3.5 करोड़ तो आपके अकाउंट में ही है, जिसकी आपने ऑर्डर दे दिए हैं। तो मेरा ये है कि हमारे यहाँ ये जो वर्ल्ड क्लास लैब हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं हमारे, तो अभी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन फोटोमीटर वगैरह जैसी चीज़ें हमारे यहाँ लगनी चाहिए। वो उसके लिए आप 3 या 5 करोड़ चाहिए, उसके बारे में आप सोचिएगा। मैं ये चाहता था कि वो सारी फैसिलिटी, जो कोई बच्चा हमारा लद्दाख का बच्चा जो बाहर किसी लैब में जाने के बारे में सोचता है और सोचता है कि उसको वो इक्विपमेंट यूज़ करने को मिलेगा, वो सारे के सारे इक्विपमेंट हम ये अपने चारों कैंपस में लाना चाहते हैं। तो मेरा पहला विज़न ये है कि आने वाले 2 वर्षों में हम अपनी सारी लैब्स को स्टेम के फॉर्मेट में अपग्रेड कर दें और इनकी लिस्टिंग हम वेबसाइट पे डाल दें, जिससे बाहर के इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे कुछ ऐसे रिसर्च टॉपिक्स होते हैं जिसको आप लद्दाख में ही कर सकते हैं। तो बहुत, और लेकिन उसके सैंपल मटेरियल को लद्दाख से आप बाहर या तो नियम से नहीं ले जा सकते हैं या ले जाने में ख़राब हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लैब्स इतनी पावरफुल होनी चाहिए, इतनी इक्विप्ड होनी चाहिए कि बाहर के सारे लोग यहाँ आके वो पेमेंट करेंगे, रनिंग कॉस्ट हमको निकल जाएगी। तो उन इक्विपमेंट्स को हम सजाएं अपने यहाँ और अपने बच्चों को रिगरस ट्रेनिंग देके एक लार्जर इंडिया या लार्जर ग्लोब के लिए एक इक्विप्ड साइंटिस्ट बनाएं। तो ये मेरा एक प्लान होगा। दूसरी, जैसा मैंने कहा कि रिसर्च स्कॉलर्स को हमें हॉस्टल देने चाहिए चारों कैंपसेस में, तो बच्चों, अदरवाइज वो टाइम ट्रांजिट में बहुत निकल जाता है जब वो अप्लाई करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो एक तो ये किया जाए। दूसरा, किसी तरीके से कॉर्पस ट्रैवल ग्रांट रखें, जिससे बच्चा अपने सैंपल के साथ या लाइब्रेरी कंसल्टेशन के लिए साल में एक बार वो बाहर जा सके, जिससे बच्चे का एक्सपोजर अच्छा हो सके। और इसके लिए आपने प्रयास कर ही लिए हैं और आगे होएगा। हमारे डीन रिसर्च सुब्रत साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को कम से कम अकोमोडेशन एंड थोड़ी सी ग्रांट मिल जाए, और ट्रैवल ग्रांट में हम कुछ दे दें तो बच्चा जाके वहाँ कुछ सीख पाएगा, इक्विपमेंट को हैंडल कैसे करना है ये सब देख पाएगा। तो मेरे प्लान में ये है कि आने वाले 15 वर्षों में हमारे परमानेंट टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी हो जाए कि कम से कम 100 बच्चों का एडमिशन, 125 बच्चों का एडमिशन हम कर पाएँ। मुझे लगता है कि एक जिज्ञासा आपके दिमाग में ये भी होगी कि यूजीसी के नियम के हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर को हम 4 विद्यार्थी दे सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर दे सकते हैं, एंड एसोसिएट प्रोफेसर को 6 दे सकते हैं, एंड प्रोफेसर्स को हम 8 दे सकते हैं। तो हमने 2/3 का एम्बार्गो लगाया था। प्रोफेसर जुल्दन, मैं इस जिज्ञासा को ऐसे शांत करना चाहूँगा कि हमारा NIRF नैक ग्रेडिंग जब होती है, NIRF तो हर साल होती है, उसमें नियम ये है कि आपको जैसे लाइब्रेरी में इन्वेस्टमेंट करना हो, लैब में इन्वेस्टमेंट करना हो, या फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कैंपस करना हो, तो इन सभी चीज़ों में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड होना चाहिए। नो मैटर इवन 2% इंक्रीजिंग है तो वो होना चाहिए। साथ में ये भी कहा गया है कि हर सब्जेक्ट में जहां आप इस साल एडमिशन ले रहे हैं, नेक्स्ट ईयर भी एडमिशन या तो उससे बढ़ते हुए क्रम में लें या उतने ही लें। और आप जानते हैं कि यूजीसी के नियम के हिसाब से 3 साल की रेजिडेंसी है, तो बच्चा 3 साल से पहले खत्म नहीं कर पाएगा। फेलोशिप हम 4 साल देंगे। तो इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए ये उम्मीद की जाती है कि बच्चा 4 साल लगाएगा। आप जानते हैं कि JRF फेलोशिप तो 5 साल मिलती है, JRF और SRF मिला के, तो बच्चा 4 से 5 साल लगा सकता है। और अगर आपने सारी सीट पहले साल ही भर ली तो दूसरे साल आपको वैकेंसी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो इसको एक खराब नज़र से देखा जाता है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। इसलिए मैंने 2/3 का एम्बार्गो लगाया है कि हर साल कुछ बच्चे निकलेंगे और कुछ एडमिशन हम ले पाएंगे। तो इसलिए मैंने ये प्रयास किया। एक और छोटा सा 2 सवाल याद आ रहा है सर जी। आपने लैब्स के बारे में बताया, NABL का विजिट किया था टीम का यहाँ पे, तो उसके बारे में कुछ बताएं जो हमारे लैब्स का। मुझे लगता है कि उसका प्रपोजल अब फैग एंड पे है कि NABL ने ये कहा कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ
लद्दाख को NABL हमारी लैब को ऑथराइज कर देगा कि हम दुनिया भर के जितने भी वो आते हैं, हमारे सैंपल आएंगे, उसके रिजल्ट को मतलब उसकी एनालिसिस हम करेंगे और उसको हम ये करना चाहेंगे कि वो NABL की मदद से हमारी लैब रिकॉग्नाइज हो जाएगी। यानी कि आप देखे होंगे ना कि गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस, देयर आर 3 गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस एंड गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। तो जो गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस है उसके हिसाब से आपकी बात कौन मानेगा? कोई क्यों ये बिलीव करेगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की लैब ने जो रिजल्ट दिया है किसी एनालिसिस का, वाटर सैंपल का, सॉइल सैंपल का, या जो वो हमारी ग्रीन हाउस में शीट लगती हैं, या कोई भी ब्लड बैंक का कोई यहाँ ब्लड बैंक चल रही है, तो उसकी रिकॉग्निशन हम करेंगे। ये पावर हमें NABL लैब देने वाली है। तो ये एक खुशी की बात होगी कि ये सुदूर प्रांत में स्थित यूनिवर्सिटी के पास ये पावर है, तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। जी सर, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, एक इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैसे ले यूनिवर्सिटी में, के व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू टेक एडमिशन? मैं आपको पहली बात ये बताऊं कि जल्दी से ये आप ही को करना है प्रोफेसर जोल्दन, आपकी टीम को करना है। अभी से हम ये प्रयास शुरू करेंगे कि ये 3 लेवल पे प्रयास होना चाहिए। स्कूल लेवल पे हमें प्रयास करना चाहिए कि बच्चों का साइंस के प्रति जागरूकता बढ़ा दें, तो उसके लिए उनके टीचर्स के साथ हम विजिट कराएं। दूसरा, एक मुझे ये काम करना चाहिए कि जितने रिलीजियस बॉडी हैं उनको अपने लैब्स में इनवाइट करके दिखाना चाहिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं, और एक पब्लिक के लिए भी एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए जिससे पब्लिक जान सके कि उनकी यूनिवर्सिटी की ये 4 कैंपस कितने कैपेबल हैं। एक तो ये करेंगे। दूसरा, तो जिससे क्या होगा कि छोटे बच्चे कॉलेज में एडमिशन के लिए उत्साहित होंगे, और हमने कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स भी चलाए हैं, तो उसमें भी आने के लिए बच्चे इंटरेस्टेड होंगे। तो एक तो ये प्रयास होगा। दूसरा, कॉलेज में आप विजिट करिए जिससे बच्चों को मालूम चल जाए कि 4th ईयर प्रोग्राम करके आप हमारे यहाँ 1 साल का मास्टर्स करेंगे, तो ये मास्टर्स डिग्री पे आ गया। अब PhD के लिए ये है कि आप जानते हैं कि हम वी आर ऑल्सो पार्टनर इन CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो इंट्रेंस टेस्ट होता है उसके हम पार्टनर्स हैं। तो उसमें क्या है कि पैन इंडिया एडमिशन्स मिलते हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि जितने एस्पिरेंट्स लद्दाख के हैं उनको हम नियम से एडमिशन लें। हम मास्टर्स डिग्री में कोई कंपटीशन नहीं करते हैं, तो मेरिट पे ही होता है, तो हमारे सारे बच्चे उसमें एडमिशन ले लें। बाहर जो सीट वैकेंट रह जाती हैं उसमें बाहर के बच्चे आ जाएं, जिससे हमारा ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हो जाए, ये आप जानते हैं। फिर PhD के लिए आप जानते हैं कि जो बच्चे वहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं, CUET के माध्यम से ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग अपना एक टेस्ट लेते हैं साल में 1 बार। उसको मुझे लगता है कि आप ये जनवरी में आप वैकेंसी निकाल देंगे और फॉर्म भरने की, रजिस्ट्रेशन की एक डेट निकाल देंगे। बच्चे फॉर्म भरेंगे और एडमिशन के लिए टेस्ट देंगे। जब टेस्ट में वो क्वालिफाई करेंगे, आप जानते हैं कि 2 पेपर में 50-50 मार्क्स इंडिविजुअली लाने, 50-50% मार्क्स लाने हैं। उसके बाद बच्चे को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में 1:8 के हिसाब से, अगर 1 वैकेंसी है तो 8 बच्चों को हम इन्वाइट करते हैं। वो जब क्वालिफाई करता है तो फिर आप उसको एडमिशन देते हैं। So, sir, thank you very much for the detailed information about the research. अब लोगों को ये सोच रहा है यूनिवर्सिटी लद्दाख में कुछ नहीं कर रहा है, आप इतने हैं, तो हमारा ये पॉडकास्ट की ज़रिए लोगों को पहुंचाना है कि हाँ क्या क्या चल रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। नमस्कार जिले।